क्या मशीन के साथ साथ कार्य करते हुए इंसान की भी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है? यही सोच थी टेलर की, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक माना जाता है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में और उनकी विज्ञान सी समझ के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं दीपाली खरे। स्वागत है आपका फ्यूचर एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम फेडरिक टेलर के जीवन परिचय एवं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के, साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांतों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये है हमारे फेडरिक, इनका पूरा नाम था फेडरिक विंस्लो टेलर। उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक मानते हैं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है, अगर हम इनका जीवन काल देखें तो 1856 से 1915 तक का इनका जीवन काल था। अब पेशा इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो मैकेनिकल इंजीनियर थे ये, इन्होंने इसमें डिग्री प्राप्त की थी। शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री। ठीक है, अभी हमने फेलर के सिद्धांत पढ़े थे, अब हम टेलर के, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनके भी जीवन परिचय के बारे में देखा था। अब इनके जीवन परिचय में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। पद 1884 में मिडवेल स्टील कंपनी के कार्यकारी अधिकारी बने। मिडवेल नाम की जो कंपनी थी उसके ये कार्यकारी अधिकारी बने थे। 1900 डार्टमाउथ कॉलेज में स्थापित तक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर रहे। इन्होंने प्रोफेसर के तौर पे भी शिक्षा दी है। तो ये कहाँ पे, डार्टमाउथ कॉलेज में एक प्रोफेसर के तौर पे इन्होंने काम किया। 1906 से 1907 तक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के प्रधान रहे, क्योंकि इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये उसके हेड भी रहे हैं। ठीक है, फिर लेखन, इनका लेखन कार्य देखो तो 1911 में द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो इनका कार्य है वो इसी नाम से जाना जाता है, मैनेजमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट शीर्षक से प्रकाशित लेख में उनके साइंटिफिकल मैनेजमेंट शब्द की रचना की। ठीक है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहाँ से आया, इन्हीं से, इसी के ये जनक जाने जाते हैं। ठीक है, शॉप फ्लोर योगदान कहाँ है, विभिन्न प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को विकसित किया। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे इन्होंने विकसित किया, इसी को इनका फादर बोला जाता है। उन्होंने अंगूठे के नियम को अपनाने के बजाय वैज्ञानिक एवं व्यवसायिक नियमों, अंगूठा नियम मतलब जो पुराना चला आ रहा था, ठीक है, जो चला आ रहा था उसको छोड़ के, जैसे टाइम मैनेजमेंट इन्होंने बनाया, स्पीड, कार्य करने की क्षमता, ये सारे जो नियम है साइंटिफिक नियमों को ये लेकर आए हैं, पर बल दिया। इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध ठीक से यह जानने की कला है कि आप अपने कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हैं, हम कौन सा कार्य अपने कर्मचारियों से लेना चाहते हैं, तथा कार्य कैसे को करना है को सर्वोत्तम लागत पर कर सकते हैं। कम कॉस्ट में हम बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट जो टारगेट है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, कम समय में क्या करवाना चाहते हैं आप, वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसी के प्रिंसिपल्स हैं इनके साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो चलिए, ये थी इनकी कुछ जीवन परिचय के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसके सिद्धांत क्या है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहला है विज्ञान पद्धति ना कि अंगूठा टेक शासन, जिसको हम बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, ना कि अंगूठा टेक नियमों पर। क्या है, पहले विचारधाराओं पर। अंगूठा टेक नियम क्या है कि जो सोच लिया मैनेजर ने कि इस तरीके से कार्य होना चाहिए, तो वो पुराने नियमों से जो हम अनुशासित करते आ रहे थे वो था। पर इनका मानना था कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो कुछ तथ्यों पर, कुछ फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए। तो ये बता रहे थे कि हमें नई तकनीकों को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, जो काम को बहुत सरल, आसान और तेज बनाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने टाइम, स्पीड मैनेजमेंट, इस सब पे कार्य किया कि एक व्यक्ति को कितना कार्य, किस स्पीड से वो कार्य कर रहा है अपना ऑब्जेक्ट अचीव करने में। तो उन्होंने बोला था पुरानी पद्धति ना अपनाए कि एक कार्य को कोई भी श्रमिक घंटों कर रहा है, वो पद्धति ना अपनाते हुए हम नई तकनीकों को अपनाएं, जिसमें हम काम को सरल बना सकते हैं और तेज, स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर है सहयोग ना कि टकराव, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध एवं श्रमिकों में विश्वास एवं समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, आपस में कोऑर्डिनेशन, जहां ट्रस्ट होगा वहां ट्रस्ट फैक्टर होगा, वहां कार्य भी बहुत सरलता से होगा। तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए। उन्हें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य कर सकें। जहां पॉजिटिविटी होगी वहां बेस्ट रिजल्ट हमें हासिल होंगे। तो वो एक टीम वर्क के रूप में काम करें, ना कि खुद ही विचार को लेके असमंजस में पड़ जाए या
टकराव करे। तो ये टकराव टालने के लिए उन्हें बताया था सहयोग होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है सहयोग क्या कि ना कि व्यक्तिवाद, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यह सहयोग ना कि टकराव के सिद्धांत का विस्तार है, प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग होना चाहिए। ठीक है, जहां हम समझते कि हम कंपटीशन करेंगे, हम अपने जो को एम्प्लॉय से कॉम्पिटिटर रख रहे हैं या एक दूसरे से कर्मचारियों में कंपटीशन है, तो कंपटीशन न रख के हम उस कार्य में अगर सहयोग करेंगे तो वो कार्य क्या है, हम बेहतर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे के संस्थान, मैनेजर और जो एम्प्लॉयज हैं या श्रमिक है, क्या है, दोनों संस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों अगर कोऑर्डिनेशन तालमेल बना के काम कर रहे हैं तभी हम संस्था के ऑब्जेक्ट्स अचीव कर पाएंगे। इसमें यह बताया गया कि श्रमिकों के रचनात्मक सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। अगर कुछ उनकी तरफ से, श्रमिकों की तरफ से कोई कार्य करने के लिए सुझाव आ रहा है कि इस कार्य को इस तरीके से किया जाए, तो जो मैनेजर उसको वो ओपिनियन वेलकम करना चाहिए। ठीक है, उनकी प्रबंध में भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट में उनकी राय को, उनके विचारों का स्वागत किया जाना चाहिए एक प्रबंधक को। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए तो श्रमिकों को विचारों को विश्वास किया जाना चाहिए। तो मैनेजर का ये कर्तव्य है कि वो उनसे सुझाव, विचार तालमेल बनाने के लिए अवगत कराए। ठीक है, कि उनके विचारों का वो स्वागत करे, तो उनके मतलब व्यक्तिगत विचारों को भी प्रबंधकीय निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें वो एक हिस्सा महसूस करें उस संस्थान का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी आधिकारिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका तात्पर्य है किसी संगठन के सभी व्यक्तियों की दक्षताओं के विकास के बाद उसके चयन और उनके स्वभाव और क्षमताओं के अनुकूल कार्य सौंपना। जो उनकी दक्षता, एफिशिएंसी, जैसे मैनेजर है वो कुछ मैनेजमेंट की डिग्री एमबीए वगैरह करके आया तो उस अनुसार उसको मैनेजमेंट का पद मिला। उसी तरह जो श्रमिक है, हो सकता है कई चातुर्थ में होशियार थे, कुछ क्या थे अपनी कैपेसिटी के अनुसार डिसीजन ले रहे थे, कुछ मेहनत में थे, तो जिस अनुसार उनका कार्य उस अनुसार उनको कार्य सौंपा जाना चाहिए। इससे श्रमिकों के कौशल को पूरी तरीके से संभव हद तक उपयोग कर सकेंगे। तो जो हम कैपेसिटी है वो एक मैनेजर ही पहचान के बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है अपने कार्यों में कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य सही क्षमता से कर सकता है। ठीक है, और उत्पादकता में ऐसे हम प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो ये था चौथा स्लाइड। अब पांचवा है वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। अब हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, अभी हमने इसके सिद्धांत पढ़े, अब टेक्निक्स देख लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्रियात्मक फोरमैनशिप, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। तो यह एक तकनीक है जिनमें योजना और निष्पादन को अलग किया जाता है तथा नियंत्रण हेतु 8 फोरमैन होने चाहिए, जिनमें से 4 नियोजन विभाग तथा 4 उत्पादन विभाग के अधीन होने चाहिए, जो सभी कर्मचारियों पर निगरानी रखते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन को अलग अलग कर रहे हैं कि जो प्लान होगा और उसको जो एग्जीक्यूट करना उसमें अलग अलग कर रहे हैं, हम पृथक पृथक कर रहे हैं। उसका कंट्रोल 8 फोरमैन। ठीक है, अब हम इस चार्ट के द्वारा देखेंगे 8 फोरमैन, जिसमें 4 नियोजन मतलब 4 प्लानिंग में होने चाहिए, जो अपना बुद्धि चातुर्थ कौशल से निर्णय ले रहे थे, तो उनको हमने 8 में हमने फोरमैन रख दिए, बाकी नियोजन प्लानिंग टीम में रख दिए हैं, तथा 4 उत्पादक विभाग मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अधीन होने चाहिए, जो सभी कर्मचारियों पर निगरानी रखेंगे। तो हमने यहाँ पे डिवीजन कर दिया, प्लानिंग अलग कर रहे हैं, उसको कार्य को क्रियान्वित अलग करेंगे। इसमें हमने कुछ कुछ टीम के रूप में बांट दिए हैं व्यक्ति। तो चलिए इसका हम चार्ट देखेंगे। ये देखिए, अगर हम ये कार्यात्मक तो ये कारखाना प्रबंधक है। ठीक है, तो इसमें नियोजन मतलब यहाँ प्लानिंग एग्जीक्यूटिव्स अलग थे। प्लानिंग में कौन कौन व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, वो व्यक्ति जो बुद्धि बल चातुर्थ अपने उससे कार्य कर रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं मतलब बल जिनके पास ज्यादा है वो है, तो उनको हमने किस में रख दिया, उत्पादक मैन्युफैक्चरिंग अधिकारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में रख दिया। ठीक है, यहाँ प्लानिंग में कौन जो बल बुद्धि चौतर कौशल से अपना डिसीजन ले रहा है, और जो कार्य कर रहे हैं मेहनत कश हैं, थोड़े मेहनती हैं, बल दिखा सकते हैं, उनको हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में रख दिया। ठीक है, तो अब इसको हमने फर्दर यहाँ प्लानिंग में 4 जो विभाजित किए वो है निर्देश कार्ड क्लर्क। ठीक है, ये निर्देश वगैरह देगा। दूसरा है कार्यक्रम कार्यों को कैसे विभाजित करना उसके बारे में बताएगा। समय एवं लगातार समय नोटिस करेगा कि कितने समय में कितनी लगातारी एक कार्य को करने के लिए, और अनुशासन जो डिसीजन कर रहा है। तो यहाँ 4 व्यक्ति यहाँ आ गए प्लानिंग टीम में। अब हम यहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक। ठीक है, ये व्यक्ति हैं जो मतलब बल से मजबूत थे, उसको हमने
यहाँ पे वो कर दिया, और इन सब पे निगरानी कार्य किससे करवा रहा है? श्रमिक से। तो यहाँ फोरमैनशिप हो गया, और यहाँ पे हमने गति नायक मतलब गति रिकॉर्ड कर रहा है, टोली नायक टोल पे है, मरम्मत नायक कार्यों की मरम्मत कर रहा है, और निरीक्षक जो चेकिंग वगैरह कर रहा है, और इन सब के नीचे एक श्रमिक है। तो एक कार्यात्मक हमने विभाजन कर दिया, जिसमें हमने प्लानिंग को अलग कर दिया और कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग कर दिया, और उसके अंतर्गत ये व्यक्ति दे दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। प्रमाणीकरण से प्रमापीकरण से अभिप्राय प्रत्येक की व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारित करना है। ठीक है, कुछ मेजर्स मानक हम हर कार्य के लिए स्थापित कर रहे हैं। प्रमापीकरण कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति अथवा कार्य शर्तों का हो सकता है। कैसे कर रहे हैं? कितने समय में कितना उत्पाद किस मशीनरी के अंतर्गत क्या कार्य में कि कौन सी वर्क जो पद्धति आप कौन सी अपना रहे हैं उसके अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, ये मानक मापदंड होते हैं उत्पादन के दौरान जिसका पालन करना चाहिए। जब भी हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये मेजर्स रखेंगे हम कि कितना समय लग रहा है उत्पाद को बनने में, कौन सी मशीनरी में कौन सी पद्धति, कार्य पद्धति मतलब भौतिक से ले रहे हैं आप कार्य या मानव पद्धति से ले रहे हैं। कार्य शर्त जो उसमें वर्क कंडीशंस है वो किस तरह की हैं, जिसमें जब भी हम क्या कर रहे हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कुछ बना रहे हैं, इससे संस्थानों को बर्बादी कम होती है। ठीक है, कम लागत में अच्छे से अच्छा संस्थान मतलब संस्थान हम जो रिसोर्सेज है, कच्चा माल, मशीनरी, ऑयल, ये सारी जो चीज हो रहे हैं वो कम लागत खर्चे कम हो रहे हैं तथा कार्य की गुणवत्ता, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी बढ़ती है इससे। ठीक है, सरलीकरण में उत्पादन की अनावश्यक अनेकताओं को समाप्त किया जाए। तो जितने भी स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो वो हम जितनी भी अननेसेसरी कंडीशंस हैं उसको हटा रहे हैं। इससे श्रम, मशीन एवं उपकरणों की लागत भी बचती है। इससे क्या हमारी कॉस्ट बच रही है, जो लेबर को देना है, मशीन को देना है, तो हम कुछ अननेसेसरी कंडीशंस हटा के उस कार्य को सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, सरल बना रहे हैं, उसी को हम सरलीकरण कह रहे हैं। फिर देखते हैं थर्ड, कार्य पद्धति अध्ययन, मेथड स्टडी। तो कार्य पद्धति अध्ययन का उद्देश्य कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे है एक वर्क को करने का, उसको ढूंढना है। ठीक है, या तो आप मशीनों से कार्य कर रहे हैं या लेबर के द्वारा, या दोनों से ही, लेबर मशीनों पे लगे तो कार्य जल्दी हो रहा, तो बेस्ट पॉसिबल जो भी चीज है उसके बारे में हमें डिसाइड करना, तो वो कार्य पद्धति को हमारे बता रहा है। इसका उद्देश्य एक ऐसी विधि का पता लगाना है जिसके प्रयोग से उत्पादन लागत को न्यूनतम मतलब कम से कम मिनिमाइज कर सके, कम से कम कर सके हो सकता है, एवं ग्राहक को अधिकतम गुणवत्ता एवं संतुष्टि प्रदान कर सकता है, जिससे कस्टमर को हमारी अच्छी प्रोडक्ट, क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, फिर है हमारा गति अध्ययन, जिसको हम बोलते हैं मोशन स्टडी। इसके अंतर्गत श्रमिकों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि वो उनकी क्या मतलब, अगर एक श्रमिक गोदाउन में गया कोई माल लेने, वो गोदाउन से फैक्ट्री कितने समय पे पहुंच रहा है, उसकी क्या गतिविधि थी, वो सारी जो मूवमेंट्स हैं वो हम इसमें नोट करते हैं। ठीक है, ताकि अनावश्यक गतियों को कम करने, समय की बर्बादी को कम किया जा सके। हो सकता है वो गोदाउन से, फैक्ट्री से गोदाउन 10 किलोमीटर की दूरी पे है या 15 मिनट लगे, तो वो लाके माल लाके रखा, फिर वो थोड़ा रेस्ट करने लगा, फिर उसने वो प्रोडक्ट उत्पाद मशीन में डाला, तो उसकी इन सारी बॉडी मूवमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो उसी के अंदर जिसमें हम समय की बर्बादी को रोक सके तथा कार्य क्षमता और उत्पादकता, वर्क कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों तरीके से बढ़ा सके। फिर है समय अध्ययन। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे टाइम स्टडी। तो यह तकनीक भली भांति परिभाषित कार्य को पूरा करने के लिए एक मानक है, एक मेजर है कि जो कार्य दिया गया है वो समय पे करना है हमको। ठीक है, निर्धारण करता है। कार्य का प्रत्येक घटक के लिए समय मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कार्य जो फैक्टर्स हैं मेजर करने के लिए, तो समय की, एक कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति को, एक श्रमिक को कितना समय लगा, उसका मापन हम कर रहे हैं। समय अध्ययन का उद्देश्य कर्मियों की संख्या का निर्धारण। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम कि एक कार्य को कितने लोग करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ संख्या देख ली। उपयुक्त प्रेरक योजनाएं, जो भी प्लानिंग थी कि किस अनुसार कार्य होगा, मशीनों से होगा, मानव पद्धति से होगा, दोनों से हो रहा है, तो उसको तैयार करना एवं श्रम लागत निर्धारण करना कि उसमें अगर एक लेबर एक कार्य पे लगेगा तो उसकी क्या लागत आएगी, उसको हम कितना मेहताना देंगे या कितना जो उसकी सैलरी वेजेस है वो देंगे। ठीक है, तो क्या हम देंगे ये तय करना है। फिर है थकान अध्ययन, तो फैटिग्यू स्टडी, इसमें भी हम बॉडी मूवमेंट्स को क्लोजर करेंगे। थकान अध्ययन किसी कार्य को पूरा करने के लिए
आराम से अंतराल तक की अवधि एवं बारंबारता का निर्धारण करना, जैसे लंच ब्रेक्स हो गया, या वो समय समय पे कोई हैवी जैसे सीमेंट धो के ला रहा है या बोरियों में ईंट ला रहा है, तो उसमें उसको थकान, हैवी कार्य करे तो उसको थकान जल्दी हो रही है, तो वो मूवमेंट्स हम बॉडी के इसमें रिकॉर्ड करेंगे कि उसमें कितने कितने समय समय पे वो रेस्ट ले रहा है, कोई हैवी वर्क कर रहा है या भारी सामान उठा के ला रहा है कोई भी श्रमिक, तो इसमें हम सारे बॉडी मूवमेंट्स वो रिकॉर्ड करेंगे कि वो थकान ब्रेक्स कितने कितने दौरान ले रहा है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। सेवेंथ है विभेदात्मक परिश्रम प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। तो ये मजदूरी भुगतान की ऐसी विधि है जिससे श्रमिकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, कोई हो सकता है एक श्रमिक है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा है, और हो सकता है उसी समय पे एक जो श्रमिक है वो 10 प्रोडक्ट बना रहा है और वही एक 5 बना रहा है, तो वो किस तरह की उनकी प्रोडक्टिविटी है वो इसमें हम नोटिस करेंगे, और अगर कोई ज्यादा बना रहा है तो उस अनुसार हम उसको ज्यादा सैलरी या ज्यादा भत्ता दे रहे हैं। ठीक है, जो वेज है वो ज्यादा दे रहे हैं। मानक स्तर तक अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को अधिक मानक, मतलब अगर 10 का टारगेट वो 12 बना रहा तो हम उसको बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा सैलरी या वेतन देंगे। और मानक स्तर से अगर मान लीजिए मानक स्तर 10 था, किसी ने 12 बनाया तो उसकी सैलरी ज्यादा मिलेगी, और किसी ने 9 बनाया या 8 बना रहा है उतने ही समय में 5 मिनट में, तो उसको उससे जो टारगेट था उससे हम कम देंगे। करने वाले श्रमिकों को कम पारिश्रमिक, पारिश्रमिक के तौर पे हम कम, अगर टारगेट से ज्यादा बना रहे हो तो हम ज्यादा पारिश्रमिक दे रहे हैं, और टारगेट से कम बना रहे हो तो आपको मेहताना या पारिश्रमिक कम मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उदाहरण के लिए देखिए इन्होंने बताया है, उदाहरण के लिए निर्धारित किया गया मानक उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 इकाई है, 10 यूनिट्स है। ठीक है, यहाँ इन्होंने 10 यूनिट्स बताया है, जो कि झलकाता है कि प्राप्त कर लेंगे अथवा इससे अधिक कार्य करेंगे तो उन्हें 50 रुपए प्रति इकाई, मतलब 10 आपको बनाना, अगर आपने 11 बनाए तो आपको 50 रुपए प्रति इकाई की मजदूरी मिलेगी, जबकि इसके नीचे कार्य पर 40 रुपए। अगर 10 यूनिट बनाना है हमको, अगर किसी ने 12 यूनिट बनाए, ठीक है, तो उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि पर यूनिट अगर 1 यूनिट भी ज्यादा मिल रहा है तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। और अगर 10 से कम बना रहा है, अगर 10 से कम मतलब 9 बना रहा है, तो उसको कितना 40 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, प्रति इकाई के रूप में मिलेंगे, मजदूरी प्राप्त होगी। इस प्रकार से कुशल कर्मचारी को 11 × 50 कर लेंगे, अगर किसी ने 11 यूनिट बना लिए हैं तो 550 रुपए मिलेगा। एक श्रमिक जो 10 टारगेट था उसने 11 बना लिए, तो एक यूनिट पे कितना 50 मिल रहा है, तो 11 × 50 करेंगे तो 550 रुपए प्रतिदिन भुगतान मिलेगा। जबकि अकुशल, मतलब यहाँ हम इस प्रणाली के तहत कुशल और अकुशल जो एम्प्लॉय है उसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अकुशल कर्मचारी जिसने 10 हमारा टारगेट था उसने 9 इकाई बनाई, 9 में कितना मिलेगा 40 मिलेगा, तो 9 × 40 360 रुपए। तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे एक श्रमिक को 550 मिल रहा है, वहीं एक यूनिट कम बनाने पे वो अकुशल बोला जा रहा है, उसको 660 रुपए प्रतिदिन प्राप्त मिलेगा। परिणाम स्वरूप अकुशल मजदूर भी अधिक कार्य के लिए अभिप्रेत। तो इससे क्या है, जो उनको यहाँ 550 और 360 में जितना भी डिफरेंस है, तो अकुशल एम्प्लॉय प्रेरित होगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं भी कुशल की गिनती में आ सकूं। तो यहाँ सिर्फ हमें कुशल और अकुशल जो श्रमिक थे उनकी गणना करना था। ठीक है, चलते हैं हम 8th पे, मानसिक क्रांति, जिसको हम बोल रहे हैं मेंटल रेवोल्यूशन। तो इसके अंतर्गत श्रमिकों व प्रबंधकों को एक दूसरे के प्रति सोच को बदलने पर जोर दिया गया था। ठीक है, एक ये मेंटल इंडस्ट्रियल जो क्रांति थी, मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब सोच को बढ़ावा देना, उसका मुख्य उद्देश्य यही था जिससे संगठन में परस्पर विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके तथा उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। मतलब एक जैसी सोच होनी चाहिए कि टकराव ना हो, मैनेजर और जो श्रमिक हैं, प्रबंधक और श्रमिकों में टकराव ना हो। मानसिक क्रांति मतलब सोच बदलने की जरूरत है। अब इसका ये उद्देश्य था जिसमें परस्पर विश्वास हो, दोनों पक्षों को लाभ के बंटवारे की अपेक्षा लाभ में वृद्धि की सोचनी चाहिए। हम अपना पर्सनल गेन ना सोच के संस्था के लाभ के बारे में सोचे कि लाभ में वृद्धि कैसे हो, प्रोडक्टिविटी कैसे बनाए, कैपेसिटी कैसे बनाए, जिसमें संस्था के साथ व्यक्तियों का भी लाभ हो, ना कि पर्सनल लाभ के बारे में हम सोचे। ये सोच के अंतर्गत सोच में क्रांति थी, सोच में बदलाव के तौर पे किया था, जिसको हम मेंटल रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध हमें बताता है कि मेहनत तभी रंग लाती है जब वो प्लानिंग के साथ की हो। एफिशिएंसी का असली गेम यहीं से शुरू होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मोर डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।